ये मूलतः बिहार से हैं, बिहार के पटना से, और एजुकेशन शिक्षा इनकी साइकोलॉजी और पब्लिक रिलेशंस में हुई है, और अभी ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और ये तो हुई प्रोफेशन की बात और एजुकेशन की बात, लेकिन पैशनेट है ये राइटिंग को लेकर और स्टोरी टेलिंग को लेकर, और ये थिएटर और रेडियो और टीवी से भी जुड़े हुए हैं आप, और लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा और बाकी आर्ट फॉर्म्स में खास तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। तो आज हम योगेश कुमार पांडे जी को अब सुन रहे हैं। अब आपको मैं आपके हवाले करती हूँ मंच, अब आपकी कहानी सुनते हैं। अर्पणा जी धन्यवाद। सहजीवन, सुधीर जी, विजयलक्ष्मी जी और अर्पणा जी, नूपुर जी, मीनाक्षी जी और जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। मैं आज जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, ये कहानी है वर्तमान समय में हिंदी के एक चर्चित कहानीकार हैं मनोज कुमार पांडे। वर्धा में पढ़ाते हैं हिंदी विश्वविद्यालय में, और इनकी इस कहानी का नाम है जेब कतरे का बयान। तो मैं आप लोगों को जेब कतरे का बयान सुनाऊंगा। इसके पहले इस कहानी का मंचन मैंने इसको डायरेक्ट किया है, हमारे एक एक्टर हैं लीलाधर जोशी, उन्होंने सोलो परफॉर्म किया था इसको। फिर हम दोनों मिलकर के भी कर रहे हैं इसकी प्रस्तुतियां हुई हैं 6-8। तो कहानी शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं सर। अभी आपकी एक आवाज पर मेरा कचूमर निकल गया होता, पर आपने बस मेरा हाथ पकड़े रखा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप या तो लेखक हैं या पत्रकार। नहीं भी है तो आपके भीतर एक कलाकार का दिल धड़कता है। नहीं तो बताइए कि मैं आपका पर्स मारने वाला था और आप मुझे यहां मेरी पसंदीदा जगह पर बैठाकर बियर पिला रहे हैं। आपने एक थप्पड़ तक नहीं मारा मुझे। कैसे आदमी हैं आप? आजकल आजकल इतना भला आदमी होना भी ठीक नहीं है सर। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो वहां पर शोर नहीं मचाया। मैं मैं भीड़ की तलाश में ही दिल्ली आया था। भीड़ बचाती भी है और भीड़ मार भी देती है। पूरे 2 बार बस मेरी जान ही ले लेने वाली थी। पहली बार इलाहाबाद में लक्ष्मी टॉकीज में पर्स उड़ाते हुए पकड़ा गया। इतनी मार पड़ी कि महीनों उठने का होश नहीं रहा। पर पर इसी के साथ मेरा डर भी खत्म हो गया हमेशा के लिए। शुरू में बस 1-2 मिनट का दर्द हुआ, हालांकि यह दर्द इतना भीषण था कि आज भी उसे याद करके कांप जाता हूं। पर बाद में मैं किसी भी तरह के दर्द के एहसास से मुक्त हो गया। जब मुझे लोग लात घूंसों से मार रहे थे, मेरी हड्डियां तोड़ रहे थे, तो मैं उन्हें उन्हीं नजरों से देख रहा था जिन नजरों से वहां मौजूद तमाशाई इस सबको देख रहे थे। बाद में तो खैर मुझे इसका भी होश नहीं रहा। वो तो कहिए कि पुलिस आ गई, नहीं तो आपको ये कहानी कोई और ही बैठकर सुना रहा होता। भीड़ का जवाब भीड़ ही होती है। वहां इलाहाबाद में इतनी भीड़ नहीं थी। भीड़ की तलाश में मैं मुंबई चला आया। मुंबई लोकल, जिसके बारे में मुंबई का एक अखबार पहले ही पन्ने पर एक कोना छापता है, कातिल लोकल के नाम से। उसमें छपता है 7 मरे 17 घायल। उसी लोकल में मेरा कारोबार चल निकला। पर जल्दी ही वो जो मेरे मौसेरे भाई हैं ना, मेरे मौसेरे भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। अब बहुत मारा। पिटना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, पर ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि वो मारते हुए मराठी में गालियां दे रहे थे। मुझे किसी ऐसी भाषा में गाली खाना बहुत बुरा लग रहा था जो मैं नहीं समझता था। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे कौन कौन सी गालियां दी जा रही हैं, जिससे कि कभी मौका मिलने पर मैं उन्हें सूद समेत वापस कर सकता।
आप जब आप मेरे धंधे में होते हैं तो आपको हमेशा मौके की तलाश में रहना पड़ता है, और तब पता चलता है कि मौकों की कोई कमी नहीं है। हर कोई आपको मौका देना चाहता है, लोग बड़े दयालु हैं। वे नहीं चाहते कि आप भूखे रहें या दिन भर में आपको बियर की एक बोतल तक नसीब ना हो। जैसे अभी एक दिन सुबह से खाली हाथ भटक रहा था कि राजीव चौक में विज्ञापन की जगह लगाई गई एक स्क्रीन पे ब्लू फिल्म चलने लगी। अब बताइए, ब्लू फिल्म कोई आजकल ऐसी चीज है जिसे यूं देखा जाए? पर लोग इस तरह से डूब कर देखने लगे जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। कई तो वीडियो बना रहे थे, और मैंने 1.5 मिनट के अंदर 2 लोगों की पर्स उड़ा ली। इस धंधे में ना धैर्य सबसे जरूरी चीज है। जरा सी भी जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। मुझे भी ये बात धीरे धीरे ही समझ में आई जब मैं इलाहाबाद से मुंबई के रास्ते दिल्ली आया। तो दूसरी जो चीज मुझे साधनी पड़ी वह धैर्य ही थी। पहली चीज थी दिल्ली की मेट्रो। शुरुआत में मेट्रो मुझे किसी दूसरी ही दुनिया की चीज लगती थी। मेट्रो स्टेशन पे ऊंची ऊंची बिजली से चलने वाली सीढ़ियां मुझे डरा देती थी। बहुत पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ रखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे एक छोटी सी लड़की इन सीढ़ियों में फंसकर चटनी बन गई थी। मैं इन सीढ़ियों में अक्सर खुद को फंसा हुआ देखता, और मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती, कपकपी होती। ऊपर से मुंबई और दिल्ली की भीड़ में भी बड़ा अंतर था। मुंबई में जब लोग भाग रहे होते हैं तो लगता है वो किसी का पीछा कर रहे हो, जबकि दिल्ली की भीड़ इस तरह भागती दिखाई देती है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। पर खुशी की बात यह है कि मेरे लिए दोनों ही स्थितियां शानदार थीं। दोनों ही स्थितियों में मेरे जैसों पर कोई नजर भी नहीं डालता था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, पर सच यही है कि मेरे जैसों पर कोई कभी कोई ध्यान नहीं देता। आपको पता है मैंने पीएचडी कर रखी है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते होते रह गया, और फिर करीब 15 लाख रुपए उधार लेकर दारोगा बनने के लिए रिश्वत दी। रिजल्ट आता, उसके पहले ही मामला कोर्ट में चला गया। बीच में 2 सरकारें आईं और गईं। अभी पता चला है कि फिर से परीक्षा ली जाएगी। मेरे पास इतना समय नहीं था। मैं उन लोगों से मुंह छुपाते हुए भाग रहा था जिनसे मैंने उधार लिया हुआ था। भागते भागते पहले मुंबई पहुंचा, और फिर एक दिन दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरा एक दोस्त था जो एक राष्ट्रीय अखबार में मुख्य संवाददाता था, और ऑफिस में बैठकर प्लास्टिक पीटा करता था। अभी थोड़ी देर में वो भी आ रहा होगा बियर पीने। मिलने बैठने के लिए ये जगह हम दोनों के लिए फेवरेट है। वो ना होता तो मेट्रो मुझे और डराती। जब स्वचालित सीढ़ियों पर पांव रखने में मैं हकबका रहा होता, वो हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता। धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लगा। बिना मेहनत किए ऊपर पहुंच जाना भला किसे अच्छा नहीं लगता। फिर तो लाइफ इन मेट्रो शुरू हो गई। भीतर तरह तरह के लोग थे, पूरी दुनिया को ठेंगे पे रखते हुए एक दूसरे में डूबे लड़के लड़कियां। मैं उनमें अक्सर अपनी इच्छाओं को जी रहा होता। बुरे से बुरे समय में भी मैंने उन पर हाथ साफ करने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि कई बार तो मैं उन्हें छुप छुप कर इतने लाड़ से देख रहा होता कि अपने असली काम पर से मेरा ध्यान ही हट जाता। पर धीरे धीरे मैंने खुद पर काबू पा लिया। शो मस्ट गो ऑन। तब जो दुनिया मेरे सामने खुली वो मुझे कई बार अभी भी अचंभित करती है। मेट्रो में ज्यादातर लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, हालांकि वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। आंखों में पहचान का एक हल्का सा इशारा उभरता और गुम हो जाता। इसके बाद तो कानों में ठोसा हुआ स्पीकर था। तरह तरह का गीत संगीत था, डांस था, शॉर्ट फिल्में थी, कॉमेडी वीडियो थे, बाबाओं के प्रवचन थे, यूट्यूब पर चलने वाले धारावाहिक थे, और भी ना जाने क्या क्या था। मेट्रो में घुसते ही लोग मेट्रो को भूल जाते थे और स्मार्टफोन में घुस जाते थे। मुझे बहुत दिनों तक इस बात पर भी अचरज होता रहा कि इसके बावजूद लोग उसी स्टेशन पर उतर पाते हैं
जिस पर उन्हें उतरना होता है। जो लोग स्मार्टफोन से बचे थे वे अमूमन अंग्रेजी की सस्ती किस्म की किताबें पढ़ते दिखाई देते थे। यह एक साथ अपने और अंग्रेजी जानने का प्रदर्शन और सुधारने की कोशिश थी। चेतन भगत चेतन भगत ऐसे लोगों का शेक्सपियर था। पर यह तो कम उम्र युवाओं की बात थी। अधेड़ कई बार राजनीतिक चर्चाएं कर रहे होते। एक राजनीतिक दल के सदस्य यात्रियों के रूप में मेट्रो में चढ़ते और जल्दी ही पूरे कोच को राजनीतिक अखाड़े में बदल देना चाहते। डिब्बे का तापमान बढ़ जाता। मेरे लिए ऐसी स्थिति हमेशा काम की होती जब लोगों के सिर गर्म होते। वे भी शिकारी थे, मैं भी। वे अनजाने ही मेरे संभावित शिकारों का ध्यान राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों पर ले जाते और लोग जूझने लगते। जब मैं अपना शिकार चुन रहा होता तो पाता कई और दूसरे भी शिकार में लगे होते। कई अधेड़ इस तरह से मोबाइल में आंखें गड़ाए होते जैसे वो किसी बहुत गंभीर चीज में मुब्तला हैं और उनकी स्क्रीन पर सामने वाली लड़की की छातियां या टांगें दिख रही होती। कई हाथों में माला फेर रहे होते और उनकी लोलुप निगाहें उन किशोर किशोरियों पर फिसल रही होती जो पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में डूबे होते। इस सब के बीच कभी कभी दिखने वाले वे लोग ही बहुत पवित्र लगते जो प्रेमचंद, शरत या दोस्तोयेवस्की पढ़ रहे होते। मैं मौका पाकर भी उन्हें छोड़ देता। दिल्ली मेट्रो का पूरा भूगोल समझ लेने के बाद मैंने राजीव चौक, कश्मीरी गेट, मंडी हाउस या इंद्रलोक जैसे एक्सचेंज स्टेशनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद फिर इफ्को चौक, नोएडा सिटी सेंटर जैसी जगह थी। वे सारी जगह मेरे काम की थी जहां भीड़ थी और लोगों का ध्यान अपने से ज्यादा गाड़ी पकड़ने पे था। इसके बाद इसमें कोई अचरज की बात नहीं थी कि उनमें से किसी का पर्स मेरी जेब में पहुंच जाता। लोगों को तुरंत पता ही न चलता। कई बार पता चल भी जाता तो लोग इस तरह से ठसाठस भरे होते कि उसकी समझ में ना आता कि वो किस पर शक करे। सबसे बुरी बात यह होती कि वे शक भी करते तो उन पर जो गरीब दिखते। मैं तो आप देख ही रहे हैं मैं किस तरह से टिप टॉप रहता हूं, लोग धोखा खा जाते हैं। असल बात यह है कि वे धोखा खाते रहना चाहते हैं, वे खुद को बदलना नहीं चाहते। इसके बावजूद कभी लगे कि शक मुझ पर भी जा सकता है तो सामने वाला अपना शक जाहिर करे उसके पहले ही मैं खुद को शिकार घोषित कर देता हूं। जैसे सामने वाले ने जैसे ही कहा कि अरे मेरा पर्स, कि 5 सेकंड के बाद मैं भी चिल्ला पड़ता, ओ मेरी घड़ी, जबकि घड़ी कभी पहनता ही नहीं हूं। टाइम देखने का ज्यादा काम तो मोबाइल से चल जाता है। वैसे भी मेरे कंधे में टाइम का कुछ कोई वादा नहीं है। असली बात है धैर्य। बार बार टाइम देखने वाला तो शर्त या पकड़ा ही जाएगा, पर कई बार मेरे जैसे लोग भी पकड़ ही लिए जाते हैं। आखिर आज आपने पकड़ ही लिया। यह अलग बात है कि आप बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं और मुझे बैठाकर बियर पिला रहे हैं। जानते हैं जैसे लोग तरह तरह के होते हैं ना, वैसे ही उनकी पर्स भी। कामयाबी से हाथ साफ करने के बाद अगला काम पर्स को ठिकाने लगाना होता है। रुपए के अलावा उनमें तरह तरह के कार्ड्स, परिचय पत्र, तस्वीरें, पते, फोन नंबर, कॉन्डोम, आई पिल्स या अनवांटेड 72 जैसी गोलियां, शाम को घर ले जाने वाले सामानों के लिस्ट और कई बार चिट्ठियां भी। तमाम लोग अपनी आस्था के हिसाब से देवी देवताओं की तस्वीरें, तांत्रिक त्रिभुज या शुभ चिन्ह रखते। तरह तरह के फूल, अभिमंत्रित धागे, कचनार या कि शमी की पत्तियां। यह अलग बात है कि इसके बावजूद उनका पर्स मेरे हाथ में होता और मैं इन सबको निकाल बाहर करता। पर एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं फेंक पाता, तस्वीरें। तस्वीरें फेंकते हुए मेरे हाथ कांपने लगते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा पर मेरे कमरे में कई फाइलें उड़ाई गई पर्सों से प्राप्त तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। मुझे अपने कारनामों का हिसाब रखने का कोई शौक नहीं, पर तस्वीरें पता नहीं क्यों मैं नहीं फेंक पाता। नहीं, मैं ईश्वर या देवी देवताओं वाली तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं।
मैं तो उन तस्वीरों की बात कर रहा हूं जो मेरे द्वारा शिकार किए गए व्यक्तियों के प्रिय व्यक्तियों की होती हैं। बच्चे, पत्नी, प्रेमिका, किसी दोस्त या फिर माँ या बाप की तस्वीर। मैं उन तस्वीरों पर वो तारीख और जगह लिखता हूं जहां से वे मेरे पास आई। खाली समय में मैं अक्सर उन तस्वीरों को निहारते हुए पूरा पूरा दिन बिता देता हूं। काश कि वो तस्वीरें मैं उन्हें वापस कर पाता जिन्होंने उसे संजो कर रखा हुआ था। मैं भी उन्हें उतने ही प्यार से अपने पास रखना चाहता हूं। कई बार मैं उन तस्वीरों में गुम होकर उदास हो जाता हूं। कौन है वे लोग? उनका उस व्यक्ति से क्या रिश्ता रहा होगा जिनका मैंने शिकार किया? तब मेरे भीतर एक बहुत ही बेसब्र इच्छा जोर मारती है कि मैं कभी उन लोगों से मिल पाऊं, उनसे अपने किए की माफी मांगूं कि मैंने उन्हें उस व्यक्ति से दूर कर दिया जो उन्हें इस तरह से अपने कलेजे से लगा कर रखता था। यह सब सोचते हुए कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमाल की बात यह है कि शुरुआती दिनों के अलावा मैंने अपने शिकारों के बारे में कभी नहीं सोचा। यह साधने में थोड़ा वक्त जरूर लगा मुझे, पर मैंने यह कर लिया। आप पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। आपको देखकर ही पता चल जाता है कि आपके भीतर एक कलाकार छुपा हुआ है। आप बताएंगे कि वह तस्वीरें आज तक मैं फेंक क्यों नहीं पाया? अरे नहीं, उन लोगों का उधार मैंने अभी तक नहीं चुकाया है। आप सोचेंगे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, चुका क्यों नहीं देता? पर यह सच नहीं है। मेरे पास कई बार अगले दिन की चाय का भी पैसा नहीं होता। जो कमाता हूं सब खर्च हो जाता है। आजकल वैसे भी लोग पर्स में भला कितने पैसे रखते हैं? और कभी हो भी गए तो भला क्यों चुकाने जाऊंगा? आप उन लोगों को नहीं जानते। वे मेरे ऊपर इतना ब्याज लाद देंगे कि उसे चुकाने के लिए मुझे डकैती डालनी पड़ेगी। यहाँ सब कुछ शांति से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ इसी तरह से चलता रहे। आज तो आप भी मिल गए और इतने इत्मीनान से बैठकर मेरे साथ बात भी कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैं अपने धंधे से कितना खुश हूं। ये ना होता तो भला आप मुझे कैसे मिलते? देखिए, मैंने आपको अपनी पूरी आप बीती सुनाई। आप पुलिस नहीं हैं, अच्छे आदमी हैं, कलाकार हैं। पुलिस होती तो मैं दूसरी कहानी सुनाता। एक बार तो मैंने पुलिस को भी ऐसी कहानी सुनाई थी कि दो पुलिस वाले थे और दोनों ही इमोशनल हो गए। कहानियां अभी भी असर करती हैं। बस उन्हें नई और अनोखी और अविश्वसनीय होना चाहिए। लोग अविश्वसनीय कहानियों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। खैर छोड़िए, आज का पूरा समय तो आपको अपनी राम कहानी सुनाने में बीत गया। सर, ये पहली बार है कि मैंने किसी पर्स को हाथ लगाया और वह अब भी वहीं मौजूद है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। तो कम से कम एक बोतल बियर तो और पिलाते जाइए। शरीफ कहे जाने वाले लोग तो आपको हर मोड़ पे टकराएंगे। आपने कभी किसी जेब कतरे के साथ बैठकर बियर पिया है? आप आप पैसे खर्च करें तो थोड़ी देर आपको ये मौका देने के लिए मैं तैयार हूं। बस। थैंक यू। धन्यवाद। दरअसल एक कहानी में इतने खो गए थे सब, हमें लग रहा था और भी कुछ आएगा और भी कुछ आएगा। ऐसा ऐसा हो रहा था। नहीं, मतलब बहुत मजा आया कहानी सुनते हुए, और आपका अंदाज काफी अलग, बहुत सरल, बहुत सुगम, बहुत सहज, बहुत सहजता से आप सुना रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आप बस इसी के साथ ही कि आपके लिए बनी हुई है ये कहानी, कि आपके मुख से कहने के लिए बनी हुई है, ऐसा लग रहा था बीच बीच में।